हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम रजिस्टर्स को किस किस वे में सेट कर सकते हैं। इसमें हम दो बेसिक पॉइंट्स समझेंगे, रजिस्टर इन पैरेलल और रजिस्टर इन सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है कि हम रजिस्टर्स को आपस में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर के बारे में मैं आपको पिछले पार्ट में अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे के कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। हम रजिस्टेंस को इस तरह से शो करते हैं। ये एक तरह से ऑब्स्टेकल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल होते हैं, जो रुकावट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। हम ओम्स लॉ के अंदर इसके बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस को हम किस किस वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 10th क्लास में सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो हमारे पास पैरेलल और एक सीरीज। मैं आपको दोनों के बारे में ही अच्छे से बताऊंगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरेलल के अंदर क्या होता है। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस दो क्या होती हैं, जो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलती, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो इस तरह से जब हम किसी दो रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते डायरेक्ट। दूसरा हमारे पास होता है सीक्वेंस में। अब मान लीजिए मैंने कुछ बच्चों को सीक्वेंस में बिठा रखा है तो उसको हम इस तरह से सेट करेंगे, वैसे ही रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास। हम उनको इस तरह से सीरीज के अंदर जोड़ देंगे, वो सभी के सभी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन पैरेलल के अंदर वो इस तरह से जुड़े हुए नहीं होते, वो एक दूसरे के पैरेलल वे में होते हैं। आपको पैरेलल और सीक्वेंस दोनों के बारे में ही पता है। अब हम एक एक करके दोनों देखते हैं। पहले देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज। इसके अंदर क्या होता है, हम इस तरह से रजिस्टर्स को सीरीज के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि किसके अंदर वाई लगाएगा और किसके अंदर आई आएगा। मैं आपको याद रखने का एक तरीका बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, उस रिवर के यहाँ किनारों के ऊपर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। तो अब इसके अंदर से जो पानी बहकर आ रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो पानी ऐसे कैसा बहता रहेगा और वो जो सिटीज इसके ऊपर बसे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगी। वो जितना इनको थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होगी उतना यूज कर लेंगे, बाकी ये पानी ऐसे ही बहता रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट से लिंक करके इसको समझ सकते हैं। इसका वैसे कोई लॉजिक नहीं, इसके साथ हम इसके साथ इसको कनेक्ट करके आसानी से इस पॉइंट को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें देखिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। आप कितने ही ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपको 3 ही लेने, वो R1 R2 R3 Rn तक हो जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है फिक्स। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे वो पहले आएगा R1 के अंदर, उसके बाद वो आगे जाएगा R2 के अंदर, फिर वो आगे जाएगा R3 के अंदर और फिर वो इन तीनों से ही बाहर निकलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आ जाएगा। हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह से ये सर्किट पूरा करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वही R1 के अंदर है, वही R2 के अंदर है, वही R3 के अंदर है। तो I यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन वोल्टमीटर के अंदर चेंज आ जाएगा। क्योंकि वोल्टमीटर क्या होता है, दो जो सिरे हैं, जो पॉइंट है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वो होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं और वोल्ट से मापते हैं। तो अब इसका वोल्ट अलग है क्योंकि दोनों सिरों के बीच हमें नहीं पता कितना वोल्टमीटर, वो अलग है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो जो R1 से कनेक्ट होगा वो V1 हो जाएगा, जो R2 से कनेक्ट होगा वो V2 हो जाएगा, जो R3 से कनेक्ट होगा वो V3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम बन जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रजिस्टर इन सीरीज तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाकर आना है। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि डिराइव कैसे करेंगे। अब इसके डेरिवेशन में हमें सबसे पहले लिखना है V = V1 + V2 + V3। अब ये कहाँ से आया वो बता देती हूँ मैं आपको। अब देखिए मेरे पास मान लीजिए 3 तरह के अलग अलग पाइप हैं, तीनों का लेवल अलग अलग है। इसका लेवल यहाँ से यहाँ तक, सेकंड का यहाँ से यहाँ तक, थर्ड का यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दूँ तो अब हमारे पास जो टोटल लेवल्स का डिफरेंस आ जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास टोटल लेवल आ जाएगा। अब जो वाटर का फ्लो था वो इन तीनों को मिलाकर बनाया हुआ तो आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टोटल V क्या होता है, दो लेवल के बीच का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अलग है, यहाँ से यहाँ तक का अलग है, यहाँ से यहाँ तक का अलग है। तो अगर हमें टोटल लेवल का डिफरेंस निकालना है तो हम इन तीनों को ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए एक पाइप के एंड्स का लेवल का डिफरेंस ज्यादा है, दूसरे का थोड़ा सा कम है, तीसरे का और भी कम है। तो इनका जो टोटल V आ जाएगा, जो टोटल लेवल के बीच में डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा। सभी का आपस में हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। ये जो पाइप वगैरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दे रही हूँ।
हूँ, आपको इनमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख के आना। जो मैंने आपको वाटर का, रिवर का एग्जाम्पल दिया, ये पाइप वगैरह का दिया, ये सिर्फ आपको समझने हैं और इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। मतलब टोटल जो हमारे पास लेवल का डिफरेंस है वो तीनों को जोड़कर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होते, 5 होते, मतलब n तक कितने ही होते, हम सबको आपस में क्या कर देते, ऐड कर देते। अब हम ये तो पहले ही देख चुके हैं कि I के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, तो I हम एज इट इज रखेंगे। अब हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या होता है, I R। अब I में तो चेंज आएगा नहीं, R हमारे पास एक बार R1 हो जाता है, एक बार R2 हो जाता है, एक बार R3 हो जाता है, और इसके चेंज होते ही अपने आप किसमें चेंज आ जाएगा, V के अंदर, V1 V2 और V3। तो यहाँ पे जब R1 होगा ये V1 हो जाएगा, R2 होगा ये V2 हो जाएगा, R3 होगा तो ये V3 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। V1 हमारे पास IR1, V2 हमारे पास IR2, V3 हमारे पास IR3। तो अब देखिए हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हम V1 की जगह V1 की वैल्यू रख देंगे, V2 की जगह V2 की रख देंगे, V3 की जगह V3 की वैल्यू रख देंगे। इन तीनों की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो हमारे पास V है वो क्या आ जाएगा, जो टोटल IR है उसके बराबर आ जाएगा। हम इसको रख देंगे V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। तो बाई तो सभी के अंदर सेम ही है, तो हम आई को बाहर कॉमन ले सकते हैं। बाहर कॉमन लेने की वजह से अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आई इस तरफ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके किस में होगा, डिवाइड में। हम आई से आई को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो तो सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। तो हमारे पास जो टोटल आर है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज के अंदर सेट करेंगे तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों का डायरेक्ट सम आएगा। हमें कुछ नहीं करना, हम उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास R1 की वैल्यू 3 ओम है, हमारे पास R2 की वैल्यू 4 ओम है और हमारे पास R3 की वैल्यू 6 ओम है। तो हमें क्या रखा है इसने, अब निकालो कि वो रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है, आप टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो हम इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 3 और 4 7, 7 और 6 13। हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ जाएगा, 13 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। हमारा अगला पॉइंट है रजिस्टर इन पैरेलल। हम इसमें क्या करते हैं, इस तरह से रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल का सब बच्चों को पता ही है, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहती है, जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। तो जब हम इस तरीके से पैरेलल के अंदर इन सीरीज को आपस में, इन रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब देखिए हमने जब पिछले में सीरीज के अंदर जोड़ा था उस टाइम पे हमने सबका अलग अलग वोल्ट मीटर यूज किया था, लेकिन यहाँ पे सबके लिए सिंगल वोल्ट मीटर का यूज किया गया है। इसका यूज क्यों किया गया वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो अब यहाँ पे आप एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, फिर वो इलेक्ट्रिक करंट आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, फिर वो सारा का सारा आगे जाकर दोबारा से मिल जाएगा और वहां से होते हुए वो दोबारा नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आ जाएगा। तो एमीटर तो दोनों के अंदर एक ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। तो जब हम इनको सीरीज के अंदर जोड़ेंगे तो उस टाइम पे जो हमारा वोल्टमीटर है वो सबके लिए अलग होगा। यहाँ पे V1, V2, V3 इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन यहाँ सबके लिए वोल्टमीटर क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वोल्टमीटर क्या होता है, तो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ देखिए इसका और इसका भी यही पॉइंट है, इसका और इसका भी यही पॉइंट है, इसका और इसका भी यही पॉइंट है। R1, R2 और R3 तीनों के ही जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, तो इसलिए इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। अब मैं इसको I से रिलेटेड करके भी आपको समझा देती हूँ। आपको डायग्राम जरूर बना कर आना है। चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब उसके अंदर तो हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ हमने V1, V2, V3 क्यों नहीं किया, I1, I2, I3 क्यों लिया है, उसका रीजन क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल से देख लीजिए आप। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा रास्ता है जहाँ से पानी बहकर आ रहा है। अब उस रास्ते के को हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसको 3 अलग अलग जगह पे भेज दिया। अब हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर कितना पानी जाएगा, यहाँ कितना जाएगा और यहाँ कितना जाएगा, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आप एक बात बताइए, मान लीजिए हमने क्या किया, वो इस तरह से बहकर आ रहा था, फिर हमने उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आगे जाकर उन तीनों को ही मिला दिया। अब इसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो टोटल वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, पहले तो वो डिवाइड होगा, लेकिन आगे जाके वो तीनों ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसका पानी
पानी भी, इसका पानी भी और इसका पानी भी, तीनों के तीनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल पानी है यहाँ भी और यहाँ भी, वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का जोड़ हो जाएगा। अब इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करके देखते हैं। ये जो पानी वाला लॉजिक है वो मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप बस इसकी हेल्प से याद रख सकते हो कि सीरीज के अंदर वोल्ट अलग आएगा या आई अलग आएगा, या फिर पैरेलल के अंदर वोल्ट अलग आएगा या आई अलग आएगा। उसके अंदर तो वोल्ट मीटर अलग अलग था, जबकि इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो टोटल जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो तीनों का जोड़ हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट अलग होगा, एक के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, वोल्ट अलग होगा, और दूसरे के अंदर वोल्ट अलग होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। इसके अंदर से I1 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसके अंदर से I2 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इसके अंदर से I3 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इन तीनों का ही सम हो जाएगा। अब डेरिवेशन के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके अंदर हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था। तो हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, तब तो हमने V की वैल्यू निकाली थी क्योंकि हमें V की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल लेंगे। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये R इस तरफ आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो उसकी वजह से देखिए यहाँ एक बार तो R1 आ जाएगा, फिर R2 आ जाएगा, फिर R3 आ जाएगा, क्योंकि चेंज किसके अंदर आ रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर आ रहा है। तो जब हम यहाँ R1 करेंगे तब हमारे पास यहाँ I1 हो जाएगा, जब हम यहाँ R2 करेंगे तो यहाँ हमारे पास I2 हो जाएगा, जब हम यहाँ R3 करेंगे तो यहाँ हमारे पास I3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 की जगह I1 रख देंगे, I2 की जगह I2 रख देंगे, और I3 की जगह I3 की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब V इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो V कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद यहाँ पे अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और वो जो V हमने कॉमन लिया था वो इस तरफ मल्टीप्लाई में है इनके साथ, तो इस तरफ दूसरी तरफ आएगा, तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो V से V कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे जो ये RP है ये किसको शो कर रहा है, पैरेलल को। अगर यहाँ पे S होता तो ये किसको शो करता, सीरीज को। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, और तीनों की वैल्यू, एक की मान लीजिए 3 है, एक की मान लीजिए 4 है, एक की 6 है। अब इनके लिए इसने पूछ लिया कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब हम डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते। अगर ये सीरीज में होता तो हम डायरेक्ट ऐड करके क्या बता देते कि 13 हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पे हम पहले इनका इन्वर्ट करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 4 3 7 7 और 2 9 9/12। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया है अभी, ये आया है आंसर 1/RP। ये हम इसको इन्वर्स करके RP की वैल्यू निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है 1/RP का। तो अगर हमें RP की वैल्यू चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें पहले इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, और इसको इन्वर्स करेंगे तो साथ में इसको भी करना पड़ेगा। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12/9। यही हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा। अब मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कंपैरिजन करके बता देती हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सीरीज के अंदर क्या होता है, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं सभी के सभी ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे किसी बड़ी पावर की मोटर को लगा दिया और यहाँ पे किसी छोटी पावर की मोटर को लगा दिया, तो हम सेम वायर दोनों के अंदर यूज नहीं कर सकते। हमारे घरों में आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ पे बड़ी मोटर में चलानी होती है उसके लिए जो वायर यूज होती है वो ज्यादा मोटी होती है, और अगर हमें कहीं छोटा, जैसे हमारे चार्जर वगैरह है, या हमारी जो ये लाइट आती है ना दिवाली पे लगाते हैं लड़ियां वगैरह, तो उन सब के अंदर जो वायर होता है वो बहुत ही पतला होता है, क्योंकि उनको लाइट की बहुत कम जरूरत होती है। अगर वही वायर हम किसी बड़ी मोटर के अंदर लगा देंगे तो वो जल जाएगी। तो इसलिए हम एक साथ एक ही वायर से हर तरह की मोटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। हम सीरीज का यूज सिर्फ तभी कर सकते हैं जब एक ही पावर के ऑब्जेक्ट्स हमें यूज करने हो। जैसे हमारे पास दिवाली की जो लड़ियां होती है उसमें जो सभी बल्ब होते हैं वो सभी के सभी एक पावर के होते हैं, उनको बिल्कुल इक्वल लाइट की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे हम सीरीज का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग पावर की मोटर वगैरह के लिए या अलग अलग पावर के ऑब्जेक्ट के लिए हम सीरीज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर पावर के लिए अलग अलग वायर की जरूरत होती है। जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की उसको रिक्वायरमेंट होगी, उतना
ही हम वायर का यूज करेंगे। अगर ज्यादा है तो मोटे वायर का यूज करना पड़ेगा, अगर कम है तो पतले वायर का यूज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। पैरेलल के अंदर ये बेनिफिट हो जाता है, हम अलग अलग पावर की मोटर्स को अलग अलग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। हम एक वायर के लिए, एक मोटर के लिए मोटा वायर यूज कर लेंगे, एक के लिए पतला यूज कर लेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये पैरेलल का एक बेनिफिट होता है। दूसरा, हमारे पास सीरीज के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है। आप जब दो, मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उनको आप ऐसे सीरीज में कनेक्ट करोगे और उनको बाद में आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे और जब उसको मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो मैक्सिमम जो अमाउंट आएगा वो हमेशा सीरीज के अंदर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। और मिनिमम जो अमाउंट आएगा वो हमेशा पैरेलल के अंदर आएगा, पैरेलल से कम नहीं आ सकता और सीरीज से मैक्सिमम में नहीं आ सकता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किस में ज्यादा आता है तो वो किस में आता है, सीरीज में। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ज्यादा रुकावट होगी, अगर ज्यादा रुकावट होगी तो वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी और हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें पैरेलल में एक ये फायदा हो जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा वेस्ट नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे दो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 3 और 6 है, जब आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, लेकिन जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये, इनको बाद में हम एलसीएम लेने के बाद सोल्व करते हैं, 1/3 + 1/6। तो इस तरह से हमारी वैल्यू बहुत ही कम आती है, जबकि सीरीज के अंदर हमारी वैल्यू बहुत ही ज्यादा आती है। तो ये किसका ये फायदा होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है जब हम इसको पैरेलल में ऐड करते हैं, और जब हम इसको सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसका एक तीसरा फायदा होता है कि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक जगह अगर कहीं पे भी फॉल्ट आ गया तो वो पूरी का पूरा कनेक्शन खत्म हो जाता है और सारी की सारी बंद हो जाती हैं। जैसे हमारे पास जो लड़ियां वगैरह होती हैं उनके अंदर कहीं पे भी एक बल्ब अगर खराब हो गया, लड़ियों के अंदर क्या होता है, वो इस तरह से दो वायर के अंदर जुड़ी हुई होती है, एक वायर के अंदर लाइट आती है, फिर वो लास्ट में जाएगी और सारे बल्ब से होती हुई वापिस आएगी। ये सारा कुछ 13 लेसन में आएगा, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। तो इस तरह से दो वायर होते हैं, फेस और न्यूट्रल। तो फेस के अंदर से लाइट आती है, फिर वो न्यूट्रल से होती हुई चली जाती है, तो इस तरह से सर्किट पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे एक जगह कहीं एक भी बल्ब के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से पूरा ही सर्किट टूट जाएगा और सर्किट टूटने की वजह से आगे लाइट नहीं जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमारी लाइट में फॉल्ट आया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से हर बल्ब को चेक करना पड़ेगा, जिससे हमें हर बल्ब को चेक करने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में ऑब्जेक्ट इस तरह से कनेक्ट होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट खराब होगा, जिसके अंदर फॉल्ट आएगा, सिर्फ वही बंद होगा, बाकी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी के सारे एज इट इज चलते रहेंगे और हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसके अंदर फॉल्ट है, हम उसको ठीक कर लेंगे, हमें बाकियों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, अगर कहीं पे एक भी जगह फॉल्ट आ गया तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।